गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने पिछली 2 वीडियोस में टाइमलाइंस पढ़ ली थी, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, या जो आइलैंड्स थे पैसिफिक आइलैंड्स थे उनकी। साथ में हम लोगों ने एशिया, साउथ एशिया, यूरोप, इनकी टाइमलाइंस पढ़ ली थी कि कब कौन सी चीज़ें हमने या हमें मिली हैं या कौन सी डिस्कवरी कब हुई है। दूसरी चीज़ ये हमने ये देख लिया था कि MYA क्या होता है, BC क्या होता है, BP क्या, ये सारी चीज़ें। आज हम लोग हमारी थीम स्टार्ट करते हैं। थीम कह सकते हैं हमारा जो चैप्टर का मेन कंटेंट है वो। टाइमलाइन एक तरह से आपके रेफरेंस के लिए होता है, जहाँ पे आप चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और किस किस चीज़ से कहीं रिलेट करेंगे, वो एक तरह से शॉर्ट समरी कह सकते हैं, या एक डायग्राम या कोई एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम लोग चैप्टर के बारे में देख सकें कि चैप्टर में एक्चुअल है क्या। वैसे ही आज हम थीम स्टार्ट करते हैं। This chapter traces the beginning of human existence. It was 5.6 million years ago, written as MYA, that the first human-like creature appeared on Earth's surface. तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्चुअली ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में है, जो कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, MYA मैंने बताया था मिलियन ईयर्स अगो। तो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर था वो अर्थ सरफेस पे, या ऐसे कुछ सबूत मिले, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि हाँ 5.6 मिलियन ईयर्स पहले एक कोई था जो ह्यूमन की तरह कहीं ना कहीं से लगता था, या ह्यूमन का एक तरह से एंशियंट या पहले का ह्यूमन बोल सकते हैं उसको, उस टाइप का रूप था। ठीक है। आफ्टर दिस सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इमर्ज्ड एंड बिकम एक्सटिंक्ट। इसके बाद 5.6 मिलियन जहाँ से हम बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी बहुत सारी ऐसी ह्यूमंस की फॉर्म्स थी। जैसे होमोसेपियंस है, वैसे होमो इरेक्टस था, इस टाइप से बहुत सारे ह्यूमन की फॉर्म्स थी। तो कई सारी ऐसी फॉर्म्स आई और एक्सटेंट हो गई, चली गई या नष्ट हो गई। ठीक है। ह्यूमन बीइंग रिजेंबलिंग अस, hence fourth referred to as modern human, originated about 1600, sorry, 160,000 years ago, या 1,60,000 years ago। इसका कहना ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है, एक्चुअल जो ह्यूमन बीइंग का जो रूप है, ये 1,60,000 पहले ओरिजिनेट हुआ है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, पीपल ऑब्टेन फूड बाय आइदर स्कैवेंजिंग और हंटिंग एनिमल्स और गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस। अब इसमें क्या हुआ है कि इतने टाइम, मतलब ये जो 1,60,000 ईयर्स है, इस टाइम, इतने लंबे टाइम पीरियड में ह्यूमन हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें आई हैं। जैसे फूड कैसे निकालना है, कैसे हंटिंग करनी है, या प्लांट प्रोड्यूस है उनको कैसे इकट्ठा करना है, या जैसे कि प्लांट प्रोड्यूस मतलब आपके फ्रूट्स हो गए या जो भी चीज़ें जो प्लांट्स आपको देते हैं। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसी टाइम पर ये लोग ये भी सीखे कि स्टोन से टूल कैसे बनाए थे। जो स्टोन टूल्स होते थे पहले का, हथौड़ा होता था या कोई भी चीज़ें जो स्टोन से बनती थी, वो चीज़ें, और कम्युनिकेशन कैसे होता है एक दूसरे के बीच में, ये चीज़ें इन्होंने सीख ली थी। ऑल दो अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड वर अडॉप्टेड लेटर, लेकिन लेकिन जो दूसरे जो तरीके थे खाना इकट्ठा करने के, फूड निकालने के, वो बाद में सारे सारे अडॉप्ट किए गए हैं। हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यू, और जो हंटिंग और फूड गैदरिंग थी वो कंटिन्यू चलती रही। Even today, there are hunters gatherers society in some part of the world. आज भी हंटर और गैदरर्स, ये जो कहते हैं जो हंट करके खाते हैं या खाना इकट्ठा करके खाते हैं, ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। दिस मेक्स अस वंडर वेदर द लाइफ स्टाइल ऑफ प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स कैन टेल अस एनीथिंग अबाउट द पास्ट। चलो, इसमें एक और चीज़ रखी है। फॉसिल आर द रिमेन ऑफ इम्प्रेशन or the impression of a very old plant, animal or human, which have turned into stone. These are often embedded in rocks and are thus preserved for million of years. जो फॉसिल्स हैं, एक्चुअली अवशेष बोल सकते हैं हम इनको। ये जो फॉसिल्स होती हैं, ये जो भी कोई ह्यूमन है, प्लांट है या एनिमल है, उसके जो रिमेनिंग इम्प्रेशंस होते हैं, या जैसे बोल सकते हैं अवशेष जो बच जाते हैं लास्ट में। क्या होता है, कोई अगर मर गया या कोई ज़मीन में दब गया, धंस गया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि उसके अवशेष कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स, हड्डियाँ होंगी या कुछ भी, वो चीज़ें रॉक्स में मिल जाती हैं, या
किसी भी तरीके से उसके फॉसिल्स हम लोगों को मिल जाते हैं। तो उन चीज़ों को, या जो कई सालों पहले से दबी हुई हैं, यहाँ पे कहीं पे फंसी हुई हैं, वो चीज़ें जब बाद में निकलती है तो उनको फॉसिल्स कहते हैं। स्पीशीज इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल offspring. Member of one species can not mate with those of other to produce fertile offspring. इसका मतलब है, जैसे स्पीशीज़ क्या होती हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ब्रीड करते हैं ताकि उनकी जो ब्रीड है वो आगे बढ़ सके, जो या अपनी तरह से जो अपने तरीके के उनके जो लोग हैं या जो भी उनकी तरह के एनिमल्स हैं जो भी हैं वो आगे कंटिन्यू चलते रहें। जैसे कि चिड़िया है, तो चिड़िया क्या करती है, ब्रीड करती है ताकि उसका जो वंश है आगे चलता रहे। और एक और चीज़ होती है स्पीशीज़ में, ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि एक स्पीशीज़ का कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो सेम स्पीशीज़ से ही ब्रीड कर सकता है, वो अदर से नहीं कर सकता है। ठीक है। डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव्स पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अब जो ह्यूमन फॉसिल्स थी या स्टोन टूल्स थे या केव्स में जो पेंटिंग बनाई गई थी, ये सब चीज़ें हमें अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री बताती है। ईच ऑफ दीज डिस्कवरी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। हर डिस्कवरी की एक खुद की एक हिस्ट्री होती है। वेरी ऑफन व्हेन सच फाइंड्स वर मेड, मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट देयर फॉसिल्स वर रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। लेकिन क्या हुआ था कि ऐसा अक्सर होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, अकॉर्डिंग टू आवर होली बुक्स, गीता हुई, बाइबल हुई, या जो भी होली बुक्स हैं हमारी, इनके अकॉर्डिंग हमें भगवान ने बनाया है। ठीक है। तो लोग क्या करते थे, जब ये फॉसिल्स मिलती थी ना, तो लोग इसको मानने से मना कर देते थे कि नहीं ये गलत है, हमें तो भगवान ने बनाया है, तो ये जो फॉसिल्स वगैरह ये सब फालतू चीज़ें हैं। तो वही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ें मिलती थी तो ज़्यादातर स्कॉलर्स रिफ्यूज़ कर रहे थे कि एक्सेप्ट करने से कि ये जो फॉसिल्स हैं, जो अवशेष हैं, वो पहले के ह्यूमन के हैं। या क्योंकि अब देखो, मान लो 5.6 मिलियन ईयर्स, 56 मिलियन ईयर्स, मतलब कि करीबन 5.5 करोड़ साल पहले। तो सिंपल सी एक चीज़ है, वो लोग क्यों मानेंगे कि 5.5 करोड़ से साल पहले भी कोई एक ह्यूमन था और उससे हम लोग ऐसे बने। तो उनका ये मानना था कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन है ना वो गॉड गिफ्ट है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी ये फालतू है, बकवास है। ठीक है। दे वर ऑल्सो स्पेक्टिकल अबाउट द एबिलिटी ऑफ अर्ली ह्यूमन टू मेक स्टोन टूल्स और प्लांट्स। It was only over a period of time that the true significance of these finds were realized. और इसमें एक और चीज़ क्या हुई, जैसे कि क्या होता है कि अब इन लोगों ने मना तो कर दिया कि ये सारी जो फॉसिल्स हैं ये अर्ली ह्यूमन की हैं, और जो एक एबिलिटी थी जो अर्ली ह्यूमन ने डेवलप की थी स्टोन टूल्स बनाने की और जो पेंट करने की, तो ये चीज़ें भी पहले निगलेक्ट ही कर दी जाती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद इन चीज़ों का एक सिग्निफिकेंस निकला, वो लोग रियलाइज़ करने लगे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल है। कुछ टाइम बाद उनको टाइम लगा, लेकिन इस चीज़ को मानने से अग्री कर गए थे। द एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कम्स फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ स्पेशीज ऑफ ह्यूमन्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब जो चीज़ या जो प्रजाति ख़त्म हो गई है। ठीक है। एक्सटिंक्ट जैसे डायनासोर है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो वैसे ही ये जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है, ये इनके जो फॉसिल्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, उस चीज़ से सारी चीज़ें निकलती गई कि ह्यूमन, ये अर्ली ह्यूमन ऐसा था, क्योंकि उनकी जो फॉसिल्स मिले उनकी वजह से। और वो वाली जो फॉसिल्स थी, वो वाली जो ब्रीड थी, या वो वाली जो स्पीशीज़ थी, वो एक तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। फॉसिल्स कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिस्ट और इनडायरेक्टली बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड। अब दो तरीका होता है किसी भी फॉसिल की डेट निकालने का, एक कब का है। एक तो होता है केमिकल, उसमें कुछ केमिकल्स मिलाते हैं और केमिकल्स के थ्रू वो पता करते हैं कि ये कितना पुराना होगा। और एक और होता है कि जब उनको दबाया गया, जब उनको ज़मीन में दफनाया गया किसी भी चीज़ को, तो उस टाइम पर, जैसे कि सपोज़ करो आज मैं किसी को यहाँ पे ज़मीन में लिटा देता हूँ, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ज़मीन में वो धंसता चला जाएगा या फिर उसके ऊपर एक परत बन जाएगी। तो उस चीज़ से पता लग जाता है कि ये कितने साल पुराना है। जैसे कि अगर मान लो कोई अगर 200 साल पहले ख़त्म हुआ है, 200 साल पहले उसको रखा गया है, तो मान लो अगर वो 2 फुट अंदर गहरे में है, तो 1000 साल पहले जो होगा वो शायद हो सकता है कि 20 फुट अंदर गहराई में हो। तो ऐसे पता लगता है कि जो जब वो दफनाए गए थे, तो उसके हिसाब से ये लोग इनडायरेक्टली पता लगा लेते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये कितना पुराना हो सकता है। Once fossil are dated, a sequence of human evolution can be worked out.
और जैसे ये जो फॉसिल्स हैं उनकी डेट मिल जाती है, उसका एक सीक्वेंस बन जाता है, तो सीक्वेंस के थ्रू हम लोगों को पता लग जाता है कि ये जो एवोल्यूशन हुआ ये कैसे हुआ। जैसे कि पहले मान लो जो 1000 साल पहले जो मिली फॉसिल्स, 2000 साल पहले जो मिली, फिर 3000 साल पहले जो मिली, या उस टाइम की जो एविडेंस है कि 3000 साल पहले ह्यूमन ऐसा था, मिली तो ऑब्वियसली अभी ही होगी, लेकिन एक अंदाज़ा है कि ये 3000 साल पुरानी है, या ये 2000 साल पुरानी है, या 1000। तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस बना के हम लोगों को ये पता लग गया कि एक्चुअली ये एवोल्यूशन हुआ कैसे है। When such discoveries were first made about 200 years ago, many scholars were often reluctant to accept that fossil and other findings, other finds including stone tools and painting were actually connected with the early forms of human. अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि लोग मानने से मना कर देते थे कि जो ह्यूमन है वो तो गॉड गिफ्ट है, तो ये जो चीज़ें क्या ये जो अर्ली ह्यूमन हुआ और ये जो स्टोन टूल्स हुए, पेंटिंग्स हुए, तो इन चीज़ों को मानने से इनकार कर देते थे और या फिर वो ऐसा मना कर देते थे कि ये चीज़ ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि उनको पेंटिंग मिली है, अब वो मना कर देते कि नहीं ये ह्यूमन ने नहीं बनाई है या ये किसी और ने बनाई है। स्टोन टूल्स है तो वो इनकार कर देते कि नहीं ये अर्ली ह्यूमन से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है ना। दिस रिलेटेड जनरली स्टेम्ड ऑफ देयर बिलीव इन द ओल्ड टेस्टिमेंट ऑफ बाइबल अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन ऑरिजिन वॉज रिगार्डेड। जैसे मैंने कहा अभी कि जो भी जो ओल्ड टेस्टिमेंट से बाइबल्स के, उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ थी कि जो ह्यूमन ओरिजिन हुआ है वो सारा का सारा गॉड का क्रिएशन है। तो इस चीज़ से वो मना कर देते थे कि नहीं ये जो एवोल्यूशन वाली चीज़ें हैं या जो अर्ली मैन है, ये अर्ली मैन जैसा कुछ नहीं है, ये कुछ और ही था, और ह्यूमन जैसे अभी हैं वैसे ही पहले थे, और ये सारे सारे गॉड का क्रिएशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ह्यूमन अलग थे और उसके बाद में एवोल्यूशन की वजह से चेंज हुए, ऐसा कुछ नहीं था। फॉर इंस्टेंस इन अगस्त 1856 वर्कमैन हु वर क्वायरिंग ऑफ फॉर लाइमस्टोन इन द नेंडर वैली, एक मैप दिखाता हूँ मैं अभी, ये रहा वो, नहीं वो पेज 18 पे है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वो कहाँ पर है। अजॉर्ज नियर जर्मन सिटी। इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि 1856 में एक वर्क जो कुछ लोग काम कर रहे थे, लाइमस्टोन ढूंढ रहे थे नेंडर वैली में, उसका मैप मैं दिखा दूंगा। तो उसके बारे में ये पूरा पूरा बता रहे हैं कि एक जगह है जिसका नाम है डसेल्डॉर्फ, वहाँ पर एक स्कल मिला था। स्कल मतलब जो हमारे ये सर की हड्डी होती है, और कुछ स्केटल फ्रैगमेंट्स मिले थे, तो उसमें एक डिस्कवरी हुई थी 1856 में, जहाँ पर एक स्कल मिला था और कुछ हड्डियाँ मिली थी, अवशेष मिले थे। दीज वर हैंडेड ओवर द कार्ल फर्लरॉट, अ लोकल स्कूल मास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन। अब ये जो काल थे ये एक स्कूल मास्टर थे और एक हिस्टोरियन थे, who realized that they did not belong to the modern human। उनका कहना था कि ये जो स्कल आपको मिला है, जो हड्डियाँ मिली हैं, आज के जो मानव है, आज का जो ह्यूमन है उसकी नहीं है। He then made a plaster cast of skull and sent it to the हर्मन स्कॉलर, मतलब एक हरमन करके एक प्रोफेसर थे एनाटॉमी के जो बॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो उनके पास एक सेम प्लास्टर की कास्ट बना के, उसके जैसा प्लास्टर का एक स्कल बना के उन्होंने भेज दिया। एक्चुअली इसमें नाम साफ नहीं दिख रहा है इनका कि नाम क्या है। द फॉलोइंग ईयर दे जॉइंटली पब्लिश्ड अ पेपर, और कुछ सालों में उन दोनों ने मिलकर एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, क्लेमिंग दैट द स्कल रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वाज एक्सटिंक्ट, जिसमें लिखा था कि ये जो स्कल है ये एक ह्यूमन की फॉर्म है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। At the time, scholar did not accept the view and instead declared that the skull belonged to the person of more recent time। लेकिन जो कुछ स्कॉलर्स थे उन्होंने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया और कहा कि जो स्कल है ये एक सिंपल नॉर्मल पर्सन का है जो अभी कुछ टाइम पहले का ही है। इसमें एक आप देख सकते हैं रिकवरिंग फॉसिल। अब इसमें रिकवरी कैसे होती है बहुत तरीके से, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, शोज़ द इक्विपमेंट यूज टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ फाइंड्स। यहाँ पे कुछ लोकेटर्स, जैसे ये इंसान कुछ लोकेटर का यूज़ करके फॉसिल्स को ढूंढ रहा है। द स्क्वायर फ्रेम टू द लेफ्ट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इज़ अ ग्रिड डिवाइडेड इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एक इसके बारे में बात कर रहे हैं कि स्क्वायर कलर की एक जो ये ढांचा बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो ये हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें ढूंढते हैं, फाइंडिंग्स ढूंढते हैं उनको।
है ना. Placing it over the find spot help to record the horizontal position of the field. The triangular apparatus to the right is used to record the vertical position. मतलब ये जो स्क्वायर शेप का है ये काम करता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन को मेजर करने के लिए या हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बारे में जानकारी निकालने के लिए. और एक ट्राइंगुलर है, ये रहा, ये 3 डंडे लगे हुए हैं, ये है वर्टिकल चीज़ों को या वर्टिकुलर पोजीशंस को रिकॉर्ड करने के लिए. नेक्स्ट है, इसमें पेज में आप देख सकते हो एक डायग्राम या एक पेंटिंग या इमेज. शोज़ हाउ द फॉसिल फ्रेगमेंट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग स्टोन. एक स्टोन है, उसमें कैसे फॉसिल दबी हुई है. ऑब्वियसली चीज़ है, अगर कोई चीज़ स्टोन के ऊपर रख दी जाती है तो स्टोन का कलर अलग होगा, उस चीज़ का कलर अलग होगा, तो उस चीज़ को उनको खोद के निकालना पड़ता है. In this case, a variety of limestones in which it embedded. As you can see, this requires skill and patience. बहुत ज़्यादा पेशेंस और स्किल्स चाहिए इस चीज़ को निकालने के लिए. 24 November 1859, when Charles Darwin on the Origin of Species was published. चार्ल्स डार्विन करके एक स्पीशीज़ के बारे में एक नॉवेल थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. 24 नवंबर 1959 को ये पब्लिश हुई थी और इसने हिस्ट्री या स्टडी के बीच में एक लैंडमार्क फिक्स किया था. मतलब ये फर्स्ट डे 1250 कॉपीज़ फर्स्ट प्रिंट में सारी निकल गई थी. मतलब एक बैच में 1250 कॉपीज़ निकली थी और वो सेम डे उसी दिन सारी बिक गई थी. एक नया लैंडमार्क बनाया था इसने. डार्विन आर्ग्यूड दैट ह्यूमन हैड इवॉल्व फ्रॉम एनिमल अ लॉन्ग टाइम अगो. जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने बहुत पहले ये चीज़ कही थी कि जो ह्यूमन है ये एनिमल से एवॉल्व हुआ है. ये वो स्कल था, ये जो जिस स्कल के बारे में बात हो रही है, जो कि वो जो यहाँ पर जिसके बारे में बात हुई है नैंडा वैली में जो मिला था जॉर्ज को, तो ये स्कल ऐसा था. ठीक है, एक एक्टिविटी दे रखी है. Most religions have stories about the creation of human being which often do not correspond with scientific discoveries. Find out about some of these and compare them with the history of evolution and discuss in this chapter. बहुत सारे रिलीजन में क्या हुआ है कि काफ़ी स्टोरीज़ है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन कैसे बना, कैसे आगे एवॉल्व हुआ है और आज हम इस पोजीशन पर कैसे आए हैं. तो उस चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करो. ये आपका होमवर्क हो सकता है या इस चीज़ के बारे में आप नोट्स बना सकते हो. यह आपके लिए एक्टिविटी है और इस चीज़ के बारे में और नॉलेज निकालो और चीज़ें ढूंढो, जानकारी निकालो और पता करो कि रिलीजन के और आज की जो साइंस है इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं या कैसे इनको कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ते हैं और आज के लिए ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं. कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू.